हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 26 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं एमबीए स्टूडेंट गैंग रेप, फर्स्ट न्यूज़ ये है। अब कांग्रेस में जैसे कि पंजाब में कुछ रेबेलियस ग्रुप्स आ गए हैं और छत्तीसगढ़ में कुछ रेबेलियस ग्रुप्स हैं और वो कैसे गवर्नमेंट को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कलेजियम में नाम भेजे थे वो गवर्नमेंट ने क्लियर कर लिए हैं। यहाँ पर हम कुछ भी न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पर डीयू ने बोल दिया है कि वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से इम्प्लीमेंट करेंगे। एज सच न्यूज़ तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं पढ़ा दे रही हूँ। तो डीयू ने बोला है कि वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए शिफ्ट करेगा और जो एमफिल कोर्स है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम है जहाँ पे स्टूडेंट्स किसी भी स्टेज पर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं और जितनी भी उन्होंने वहाँ पर स्टडीज़ की हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्रेडिट मिल जाएगा, वो स्कोर मिल जाएगा। और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी इम्प्लीमेंट करेगी जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि वो फर्स्ट ईयर के बाद अगर ड्रॉप करना चाहते हो, सेकंड ईयर के बाद ड्रॉप करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं और उन्होंने जितनी भी साल पढ़ाई की हो उसके क्रेडिट्स उनको मिल जाएंगे। और इसको ही एकेडमिक बैंक बोला गया है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट ईयर के बाद बच्चा छोड़कर जा रहा है वो कॉलेज, तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सेकंड ईयर के बाद जा रहा है तो डिप्लोमा दे दिया जाएगा। थर्ड ईयर के बाद तो पास ऑफ प्रोग्राम, और अगर 4 साल का ही पूरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है तो उसे एक ऑनर्स डिग्री दे दी जाएगी। तो ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट का प्रोग्राम्स होता है कि अगर आप 1 साल किसी आपने कोर्स शुरू किया लेकिन आपको लग रहा है कि वो कोर्स आपके लिए नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो जो 1 साल आपने पढ़ाई की उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ऐसा जो वेस्ट हो जाता है टाइम वो नहीं वेस्ट होता। अगर बच्चे 3 साल में इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं तो उनकी पूरी इंजीनियरिंग वेस्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। यहाँ पे सीडीएस बिपिन रावत ने कुछ बातें बोली हैं कि तालिबान की वजह से क्या क्या थ्रेट्स इंडिया में आ सकते हैं। तो ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एप्रीहेंशन दैट टेरर एक्टिविटी फ्रॉम अफगानिस्तान कुड ओवरफ्लो इनटू इंडिया। तो जो भी अफगानिस्तान में टेरर एक्टिविटी है वो कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकती है और इंडिया में आ सकती है। इसके अलावा द पेस ऑफ तालिबान कैप्चर, मतलब इंडिया को ये तो पता था कि तालिबान अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेगा, लेकिन इस पेस से कर लेगा ये नहीं पता था। तो जैसे यहाँ पर बोला गया एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड वो समथिंग दैट हैड बीन एंटिसिपेटेड। तो जो भी कुछ हुआ है वो हमने पहले से एंटिसिपेट कर रखा था कि तालिबान कैप्चर कर लेगा। जो बदला है टाइमलाइंस, हमने ये नहीं सोचा था कि तालिबान इतने कम समय में कर लेगा। तो फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव वी वर एंटिसिपेटिंग अ तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि तालिबान अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लेगा। लेकिन हम कंसर्न है अब जो टेररिस्ट एक्टिविटी फ्लो होगी अफगानिस्तान से इंडिया में, टू दैट एक्सटेंट, अब उस एक्सटेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना कंटिजेंसी प्लानिंग शुरू कर दी कि जो भी टेररिस्ट का एक्सपोर्ट होगा हम उसे कैसे काउंटर करेंगे। अब यहाँ पे सीडीएस बिपिन रावत का ये कहना है जो तालिबान 20 साल पहले था तालिबान आज भी वैसा ही है, बस जो बदले तो पार्टनर्स बदले। जैसे अब चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री, पाकिस्तान तो पहले भी रिकॉग्नाइज़ कर रहा था लेकिन चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज़ भी रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर ऑल दैट हैज़ हैपेंड इज़ दैट द पार्टनर्स हैव नाउ चेंज्ड, इट इज़ द सेम तालिबान विद डिफरेंट पार्टनर्स। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है जो तालिबान है वो अब 2.0 जो तालिबान है वो काफ़ी मॉडरेट है, पर ऐसा सीरियस बिपिन रावत ने इस बात को बिल्कुल डिस्कार्ड करते हुए ये कहा है तालिबान वैसे भी पहले भी जैसा था वैसे ही आज भी है। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन को आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में 4 मेंबर्स है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा इंडिया। तो अब ये जो चारों कंट्रीज़ हैं वो एक साथ कोलैबोरेट करें कि कैसे टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करें, इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करें, ताकि ये जो लड़ाई है टेररिज्म पे उससे लड़ा जा सके और उसको जीता जा सके। और हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पक्का पता होगा कि वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट कास्ट स्कॉलर्स एंड एज वेल एज नोटेड ऑथर एंड एक्टिविस्ट डॉक्टर गेल ऑमवेड, अब इनका देहांत हो गया है 1941 से 2021। तो अब इनका देहांत हो गया। इन्होंने काफ़ी काम किया था, इन्होंने दलित पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी काम किया था। ये रहने वाली यूएसए की थी लेकिन फिर इंडिया आ गई थी और इंडिया में इन्होंने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद ही इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली 1983 में। डीपली इन्वॉल्व इन स्टूडेंट मूवमेंट्स में डीपली इन्वॉल्व थी। एंटी वॉर प्रोटेस्ट जो भी वियतनाम वॉर के अगेंस्ट हुए थे। इसके अलावा शी डेवलप रेजिस्टेंस टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो उस समय जिस तरीके का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है इन्होंने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप की। इसके अलावा इन्होंने श्रमिक मुक्ति दल को फाउंड किया था अपने हस्बैंड के साथ, एक्टिविस्ट भारत पटानकर। ठीक है, तो श्रमिक मुक्ति दल इन्होंने को फाउंड किया था अपने हस्बैंड के साथ, एक्टिविस्ट भारत पटानकर। अब यहाँ पर
इन्होंने अपनी डॉक्टोरल थीसिस की थी, उसके लिए इंडिया आई थी। तो उनकी जो डॉक्टोरल थीसिस का सब्जेक्ट था वो ये था नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया। और यहाँ पर ही वो महाराष्ट्रियन फ्रीडम फाइटर और सोशल एक्टिविस्ट इंदुमती पाटनकर से मिली थी और बाद में इन्होंने उनके बेटे से शादी भी कर ली और उन्होंने इंडियन सिटीजन 1983 में ली थी। तो ये यहाँ पर आई थी ये पता करने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो भी वेस्टर्न इंडिया में हुए हैं। इस पर एक एडिटोरियल भी आया है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे अगर हमें इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट अब इस प्रपोजल है जो मियागंज ग्राम सभा है उसका नाम बदल के मायागंज कर दिया जाए। डेज आफ्टर पैरा ऑन मुगल्स डिलीटेड, ये भी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है उसमें जो कल्चरल हेरिटेज सेक्शन है उसमें मुगल से रिलेटेड एक पैरा डिलीट कर दिया गया है। तो उस पैरा में ये लिखा था कि मुगल एम्परर एज अमंग द ग्रेटेस्ट एवर। तो ये मेडाइवल टाइम में जो मुगल एम्परर था वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट था, उसे डिलीट कर दिया गया है। जो वेबसाइट है वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर रन करता है। मुझे आपको ये बताना जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है वो आईटी मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक अटैच्ड ऑफिस है। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर आईटी मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक अटैच्ड ऑफिस है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। प्रगति आपको पता है होगा क्या है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब कुछ डिस्कस होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स में और जो भी ब्यूरोक्रेसी है। इसकी फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एज। अब नॉर्थ ईस्ट एज में जो बेसिकली ऑथर ने बताया है, तो सबसे पहले ऑथर ने ये बताया जैसे कि असम और मिज़ोरम में ये जो बॉर्डर क्लैशेस हुए और वहाँ पर कुछ पुलिस पर्सनल की डेथ भी हो गई। तो ऑथर ने बोला था ऐसा पहले इसलिए नहीं होता था इतना ज़्यादा, इसलिए क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो दोनों असम और मिज़ोरम है दोनों में जो पार्टी पावर में है वो बीजेपी की ही पार्टी है। जो मिज़ोरम में पावर में है वो जो एनडीए के ही साथ वो पार्टी है। तो जैसे कि मिज़ो नेशनल फ्रंट द पार्टी इज़ पावर एंड एज वेल इज़ पार्ट ऑफ द एनडीए, तो वो भी एनडीए का पार्ट है और जो असम में है वो भी बीजेपी की ही पार्टी है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि क्लैशेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले ऑथर ने बोला अगर पहले इंडियन पॉलिटिक्स में देखो तो अगर वन पार्टी डोमिनेंस होता था कि दोनों अगर स्टेट्स में अगर कांग्रेस की ही पार्टी होती थी तो ये जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे ये विद इन द सिस्टम रिजॉल्व हो जाते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं दोनों स्टेट में सेम पार्टीज उसके बाद भी ये जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स है वो विद इन द सिस्टम रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऑथर ने बस इस आर्टिकल में यही बताया कि क्या रीज़न है कि सेम पार्टी के होने के बाद भी विद इन द सिस्टम ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। द सोर्स ऑफ इट्स मल्टीपल इंटर स्टेट बॉर्डर। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा सेंटर में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जो स्टेट्स हैं उनके मैक्सिमम 1 या 2 एमपी लोकसभा में जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट से, लेकिन अगर यूपी को कंपेयर करो तो 80 एमपीज़ लोकसभा में, तो इनका पूरा रिप्रेजेंटेशन है सेंटर में। तो अभी तक हमें 2 बातें ये समझ आ गई कि सेम पार्टी के होने के बाद भी विद इन द सिस्टम जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात ये सेंटर में इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है इसलिए इनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। तो इट हैज़ बीन अचीव्ड बाय लेवरेजिंग इट्स डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने इन स्टेट्स में अपनी एक जगह बनाई है और काफ़ी जगह पावर में भी है। तो बीजेपी ने ऐसा कैसे कर लिया? तो सबसे पहले ऑथर ने बोला है वो इसीलिए कर लिया क्योंकि बीजेपी की डोमिनेंस है नेशनल लेवल पे। तो इट हैज़ बीन अचीव्ड बाय लेवरेजिंग इट्स डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल एंड सुपीरियर रिसोर्स एंडोमेंट टू इंजीनियर डिफेक्शन। इसके अलावा डिफेक्शंस होते हैं पार्टीज में, उसके कारण बीजेपी वहाँ पर पावर में आई है और रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बीजेपी का अलाइनमेंट अच्छा है। तो यहाँ पर बीजेपी ने कोई पार्टी बिल्डिंग नहीं की है इन स्टेट्स में। तो बीजेपी यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि डोमिनेंस है बीजेपी का नेशनल लेवल पे। इसके अलावा जो डिफेक्शंस होते हैं उसकी वजह से आई है और इसने रीजनल पार्टीज़ के साथ खुद को अलाइन किया है। तो इट हैज़ बीन क्वाइट एपरेंट। अब ये काफ़ी एपरेंट है जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज़ है वो हिंदू मेजोरिटेरियन इम्पल्सेस में है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ सेक्शंस है वो हिंदू पॉलिटिक्स के साथ खुद को अलाइन नहीं कर पाते हैं। इसके कारण हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ऑपोजिशन भी देखा। इसके अलावा जो कैटल स्लॉटरिंग पे बैन था उसके लिए भी एजिटेशन देखा गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब सीए वाली चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये बोल दिया गया कि जो असम अकॉर्ड के अंदर क्लॉज 6 है वहाँ पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया। तो द की इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजिंग डिसेंट अगेंस्ट द सीए इन असम वाज द प्रॉमिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अंडर क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। इसके अलावा जो 6th शेड्यूल में स्टेट्स है उन पे सीए लगाने की बात मना की गई थी। ILP वाले जो स्टेट्स हैं उन पे सीए नहीं लगेगा। तो किसी तरीके से जो एजिटेशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट में उसे कम करने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने बोला है जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो नॉर्थ ईस्ट में इतनी चलती नहीं है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिशियंस हैं वो अपने सोशल रिलेशंस को बिल्कुल इंसुलेट करके रखते हैं कि जब भी उनकी इलेक्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं तो उनका मेन एम यही होता है जो उनके सोशल रिलेशंस हैं लोगों के साथ वो बने रहें। तो इलेक्शन कैंपेन्स जो ग्रास रूट लेवल पे होते हैं जो हमें
नेशनल आइडियोलॉजी दिखती है हिंदुत्व की, वो वहाँ पर नहीं दिखती ग्रास रूट पर, वहाँ पर पोस्ट आइडियोलॉजिकल फील होता है जहाँ पर सोशल कनेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी पार्टी इलेक्ट हो गई आती है वो बेसिकली सोशल कनेक्शंस के बेसिस पे इलेक्ट हो गई आती है, सोशल रिलेशंस कैसा होता है उसकी ग्राउंड लेवल लोगों के साथ। बट इलेक्शन विक्ट्री इज़ वन अंडर दीज कंडीशंस। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आइडियोलॉजी नेशनल लेवल पे है वो अलग है और ग्रास रूट लेवल पे आइडियोलॉजी अलग है, तो उसकी वजह से इलेक्शन विक्ट्रीज ये गारंटी नहीं करती कि पॉलिटिकल पीस और स्टेबिलिटी रहेगा। इसी वजह से हम स्टेट वायलेंस के इंसिडेंट्स देखते हैं। फॉर इंस्टांस जैसे कि अभी असम मिजोरम का क्लैश हो गया, फिर यहाँ पर किसी एक लीडर की डेथ हो गई थी, तो थैंकिंग क्यू वॉज किल्ड ड्यूरिंग अ पुलिस रेड ऑफ हिज होम इन शिलोंग, तो काफ़ी ज़्यादा कर्फ्यू लग गया था स्टेट में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसे क्लैशेस रोक के नहीं जा रहे हैं जबकि सेम पार्टी है एंड द सिटी वॉज कर्फ्यूड बाय द टाइम इवनिंग फेल। तो यहाँ पर उसके बाद जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था। बीजेपी स्पेक्टेकुलर सक्सेस। अब बीजेपी की जो सक्सेस देखी गई नॉर्थ ईस्ट में जो भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स है वहाँ पर भी देखी गई है, वो इसीलिए क्योंकि मोस्ट जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देती कि जो वहाँ की जो पार्टीज़ है रीजनल पार्टीज़ वो जो फोकस करती है वो सोशल रिलेशंस पर ही फोकस करती हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर वर्नाकुलराइजेशन हो गया डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है कि कैंडिडेट्स एक्नॉलेज सोशल बॉन्ड्स, लिसन केयरफुली टू द सर्कमस्टांसेस फेसिंग ईच हाउस होल्ड्स एंड मेक कस्टमाइज्ड कैश एंड नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सोशल बॉन्ड्स को एक्नॉलेज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल रिलेशंस को ज़्यादा फोकस करते हैं और ईच हाउस होल्ड्स को अलग अलग जाके विजिट करते हैं। अगर कैश और नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करते हैं प्री पेड और पोस्ट पेड में। तो इस एडिटोरियल की अगर हम समरी देखें तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है जैसे पहले अगर वन पार्टी रूल होता था 2 स्टेट में तो कोई भी कन्फ्लिक्ट होता था तो वो रिजॉल्व हो जाता था विद इन द सिस्टम, लेकिन बीजेपी के आने के बाद हमने देखा बीजेपी दोनों स्टेट्स में उसके बाद भी जो कन्फ्लिक्ट है वो विद इन द सिस्टम नहीं रिजॉल्व हो पाया। तो उसके रीज़न ऑथर ने ये बताए हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी दिखती है नेशनल लेवल पर और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ग्राउंड लेवल पर आइडियोलॉजी है वो दोनों अलग है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे आइडियोलॉजी है वो सोशल रिलेशंस की है, जो कि सोशल रिलेशनशिप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बिल्ड करना चाहते हैं वहाँ के लोगों के साथ। तो इसकी वजह से जो इलेक्शन विक्ट्रीज़ होती हैं वो यही नहीं इंश्योर करती हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। उसकी वजह से हमें क्लैशेस देखने को मिला असम मिजोरम, फिर एक लीडर की डेथ के बाद वहाँ पर कर्फ्यू लग गया, मतलब बिल्कुल भी पीस और स्टेबिलिटी नहीं है। तो ऑथर ने बस यही बोला जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर वर्नाकुलराइजेशन हो गया है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का और सोशल रिलेशंस वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट के इलेक्ट होने या न होने से। और एक और पॉइंट यहाँ पर है कि बीजेपी जो पावर में आई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो बेसिकली इसीलिए आई है क्योंकि उसकी नेशनल लेवल डोमिनेंस है और साथ ही इंजीनियर डिफेक्शंस की वजह से आई है। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके साथ उसका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गेल ऑमवुड की डेथ हो गई है जब 80 साल की थी लगभग। फिर उनके काम के बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या क्या काम किए। तो अगर आपको ये पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। अ फ्लॉड रेसिपी। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ये बोला था कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस किया जाएगा और ICDS मिड डे मील स्कीम PDS में जो राशन दिया जाता है उसमें फोर्टिफाइड राइस ही दिया जाएगा। लेकिन ऑथर ने बोला कि फोर्टिफाइड राइस देने वाली जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है और इसे आपको वापस से री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों? फॉर डेकेड्स वी हैव बीन पजल्ड बाय द एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई लेवल्स ऑफ एनीमिया इन इंडिया। तो हमेशा हमें पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एनीमिया प्रेवलेंट है जो विमेन और चिल्ड्रन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा आयरन टैबलेट्स भी सप्लीमेंट के फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि जो औरतों और जो बच्चे हैं उनमें एनीमिया की प्रेवलेंस कम हो सके। उसके बाद भी हम देख रहे हैं हमारी एनीमिया बहुत ज़्यादा है। तो इफ़ आयरन सप्लीमेंट्स डू नॉट वर्क, अगर आयरन सप्लीमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ एडिंग इवन मोर आयरन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम डाइट में और ज़्यादा आयरन डालने की कोशिश कर रहे हैं फोर्टिफिकेशन के थ्रू। इसके अलावा जो ICDS PDS और स्कूल मिड डे मील्स में राशन मिलता है उसमें फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं राइस का कि वो वाला अगर चावल दिया जाएगा तो अपने आप ही आयरन बढ़ जाएगा। तो ऑथर ने बोला ये जो राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम वाली स्कीम है ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू की गई थी पायलट बेसिस पे, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो वैसा नहीं दिखा जैसा होना चाहिए था। तो बट फोकस इज सॉलिडली ऑन द लॉजिस्टिक्स ऑफ फोर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामाइनिंग द इंटेंडेड इफेक्ट ऑन एनीमिया। वी फील दैट दिस प्रोग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। तो इनका ये कहना है जो राइस फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है इंडिया में उसकी ज़रूरत नहीं है और पॉलिसी को री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ऑथर ने बोला है जो इंडिया में अनीमिया की प्रेवलेंस दिखती है वो गलत है। उतनी ज़्यादा प्रेवलेंस है ही नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्रेवलेंस दिखती है जबकि अनीमिया हमारे यहाँ कम है। क्यों? क्योंकि WHO के हिसाब से जो हीमोग्लोबिन कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से हम WHO की जो लाइन थी उसको मानते थे जिसकी वजह से हमारे इन्फ्लेटेड अनीमिया प्रेवलेंस दिखता था। लेकिन अगर हम लेंसेट पेपर को देखें तो वो लोअर हीमोग्लोबिन सजेस्ट करता है अनीमिया को डायग्नोस करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है द एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई एनीमिया फिगर माइट फर्स्टली बी इन्फ्लेटेड बिकॉज WHO हीमोग्लोबिन कट ऑफ्स यूज़ किए जाते हैं एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए। और यहाँ पर
एक ग्लोबल कंसेंसस ये आ रहा है जो WHO ने कट ऑफ दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा है। और रीसेंट जो लैंसेट पेपर वो भी ये सजेस्ट करता है कि लोअर हीमोग्लोबिन कट ऑफ लेवल टू डायग्नोज एनीमिया इन इंडियन चिल्ड्रन। तो अगर हम लैंसेट की बात माने और उस हीमोग्लोबिन कट ऑफ को देखें तो हमारे अपने आप ही जो अनीमिया बर्डन वो 2/3 से कम हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंडली ऑथर ने ये बात बोली कि हमारे जब अनीमिया चेक होता है तो वो जो बेसिकली फिंगर से ब्लड निकाला जाता है उसके थ्रू चेक होता है। तो अगर उसके थ्रू चेक करते कैपिलरी ब्लड सैंपल लेते हैं तो वहाँ पर अनीमिया ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वेन से लो। तो ऑथर ने यहाँ पर ये बोला है सेकेंडली हीमोग्लोबिन लेवल कैन बी फर्स्टली लो व्हेन अ कैपिलरी ब्लड सैंपल इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो अगर फिंगर प्रिक से ना लेकर अगर वेन से लेंगे, आर्म वेन से लेंगे तो यहाँ पर हमें अनीमिया की प्रेवलेंस कम दिखेगी। अब ऑथर ने बोला आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है, जैसे ये एक है कि अनीमिया जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑथर ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है, और भी सारे फैक्टर्स हैं अनीमिया को कंट्रीब्यूट करने में, जैसे कि जो और न्यूट्रिएंट्स और एडिक्वेट प्रोटीन की कमी होती है तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आयरन राइस फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत है डाइवर्स डाइट की। तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल सर्वे में पाया जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी है और उनमें अनीमिया के केसेस हैं तो वो सिर्फ 1/2 ऑफ द केसेस हैं, लेस देन हाफ ऑफ द केसेस हैं। और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्स डाइट होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर अनीमिया को ख़त्म कर सकते हैं। जो आयरन फोर्टिफिकेशन का आइडिया है वो लोगों को बहुत आसान लगता है क्योंकि नॉर्मल इंडियन डाइट कांट पॉसिबली मीट एन इंडिविजुअल्स डेली आयरन रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि ये लगता है लोगों को कि जो इंडिया की डाइट है, जो नॉर्मल डाइट है, उसमें इतना आयरन होता ही नहीं है। लेकिन ऑथर ने बोला ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग थिंकिंग है। और पहले आयरन रिक्वायरमेंट्स ये कोट की गई थी कि ज़्यादा आयरन रिक्वायरमेंट्स होती है एक इंसान को, लेकिन बाद में ये जो नंबर है वो 30-40% कम हो गया। तो अगर हम उस बेसिस पे देखें तो इंडिया की जो डाइट है, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है, उसमें अच्छा खासा आयरन होता है। यहाँ पर ज़रूरत है वो जो आयरन है उसे बॉडी एब्जॉर्ब करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि आयरन तो डाइट में होता है लेकिन जो बॉडी होती है वो उस आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है। तो हम इतना ज़्यादा आयरन देते रहें लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है गट, तो इतना आयरन देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जैसे कि द अनएब्जॉर्ब्ड आयरन दैट रिमेन्स इन द गट, तो जो गट में अनएब्जॉर्ब्ड आयरन रह जाता है उसकी वजह से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वो काफ़ी नुकसान करते हैं। आयरन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और मोर सीरियसली डायबिटीज़ भी हो सकती है, कैंसर रिस्क भी हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो आयरन फोर्टिफिकेशन के चलते बहुत ज़्यादा आयरन देने लग जाए लोगों को और इसके कारण लोगों को नुकसान होने लग जाए। अब जो मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन उसमें लगभग 2600 करोड़ का खर्चा आएगा। इसके अलावा बेनिफिट इसमें ज़्यादा है नहीं अकॉर्डिंग टू द ऑथर। इसके अलावा ऑथर ने ये बोला है जो हम फोर्टिफिकेशन करेंगे राइस का, तो जो कर्नल होना चाहिए वो एक्चुअली सेम साइज़ का होना चाहिए जो नॉर्मल राइस का होता है। क्योंकि अगर वो सेम साइज़ का नहीं होगा तो लोग क्या करते हैं, जब वो चावल को बीनते हैं तो उस राइस कर्नल को वो बाहर निकाल देंगे, तो ये जो पूरी स्कीम का पैसा है वो सब पानी में चला जाएगा। तो इफ़ इट डज नॉट मैच द इंस्टिंक्ट ऑफ ए होम कुक विल बी टू पिक आउट, तो जो होम कुक होगा वो उसको बाहर निकाल देगा और ऑड ग्रेन्स को बाहर फेंक देगा। तो जो फोर्टिफिकेशन का पर्पस है वो पूरी तरीके से डिफीट हो जाएगा। इसके अलावा गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर आयरन सप्लीमेंट्स काम नहीं करेंगे तो आंसर क्या, तो आंसर यही है जो हमारी डाइट है वो ठीक है, बस डाइवर्स डाइट हर कोई इंसान ले तो अपने आप ही आयरन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और बॉडी उस आयरन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। तो वी जस्ट नीड टू एब्जॉर्ब द एग्जिस्टिंग डाइटरी आयरन, तो जो भी डाइट में आयरन है उसको बस एब्जॉर्व करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया नहीं होता, अगर कोई प्रोटीन और एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आएगा। इसमें बस यही बोला है, सिर्फ आप आयरन पर फोकस करके अनीमिया को हटाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर ज़्यादा आयरन भी डाइट में किया तो उससे भी नुकसान है कि कैसे जो गट में गुड बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैवॉक कॉज कर देंगे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये सब आपको बस पता होना चाहिए। यहाँ पर स्लिपिंग ऑन पाम ऑयल, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि 11,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि ऑयल पाम प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ सके और जो ऑयल पाम का हमारे इंपोर्ट होता है वो ख़त्म हो सके और हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। तो गवर्नमेंट ने बोला है जो 6.5 करोड़ एरिया नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान में वो हम पाम प्रोडक्शन के अंदर लाएंगे। एग्रो बिजनेस इंडस्ट्री ने बोला है इससे कंट्री की जो डिपेंडेंस है पाम ऑयल इंपोर्ट्स पे वो कम हो जाएगी और जो इंडोनेशिया मलेशिया से हमें पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम है वो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं कि कैसे वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाई जाए। येलो रिवॉल्यूशन इंडिया में 1990 में किया गया था, तब ऑयल सीड्स प्रोडक्शन तो बढ़े थे लेकिन उसके बाद भी हमारे डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी कि सप्लाई उसको मैच ही नहीं कर पाई और हमें हर साल इंपोर्ट ही करना पड़ा। तो दो देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स ऑयल सीड्स, तो हमारे डाइवर्स ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन बढ़ी, जैसे ग्राउंड नट सीड, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन। उसके बाद भी हम डिमांड को मैच नहीं कर पाए और हमें एट द एंड क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट ही करना पड़ता है। अब जैसे कि ये मिशन लॉन्च किया गया नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि जैसे इंडोनेशिया मलेशिया ने अपना पाम प्रोडक्शन बढ़ाया पाम ऑयल का, हम भी उसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे।
जैसे जो 2 कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, लगभग 80% ऑफ द ग्लोबल ऑयल पाम को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ऑथर ने बोला है अगर हम केयरफुल एनालिसिस करें कि जिसकी वजह से हम अगर ऑयल पाम प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ और अंडमान में करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऑयल पाम कल्टीवेशन का डिजास्टर्स इन्वायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि स्टडी की गई है साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, तो ये पता चला है कि जब ऑयल पाम की वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की गई तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो गई। इंडोनेशिया में लगभग 1,15,495 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर सिर्फ ऑयल पाम प्लांटेशन की वजह से खत्म हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑयल पाम प्रोडक्शन की हमने बात तो कर दी, लेकिन हमने उसके एनवायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे ऑथर ने इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दिया कि इंडोनेशिया में कितना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर खत्म हो गया। इसके अलावा इंडोनेशिया में प्राइमरी फॉरेस्ट कवर भी बहुत ज़्यादा खत्म हो गया। कंट्री में वाटर पोल्यूशन बढ़ गया, क्योंकि जब कंट्री की बायोडाइवर्सिटी खराब हुई तो वाटर पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि द डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर है सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस। इसके अलावा जो फॉरेस्ट कवर खत्म होगा तो उससे कार्बन एमिशन भी बढ़ेंगे, कार्बन एमिशन भी बढ़ेंगे तो क्लाइमेट चेंज पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ऑथर ने यहाँ पर बेसिकली ये कहने की बात की है कि हमने ऑयल पाम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात तो कर दी, पर हमने ये नहीं देखा कि उसके क्या एनवायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले कि फॉरेस्ट कवर खत्म होगा, फॉरेस्ट कवर खत्म होगा तो कार्बन एमिशन बढ़ेगा, कार्बन एमिशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। इसके अलावा जब पाम ऑयल प्लांटेशन की बात होगी तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कस्टमरी लैंड राइट्स की भी बात होगी, क्योंकि जब लैंड राइट्स लोगों से लिए जाएंगे वहाँ पर पाम ऑयल प्रोडक्शन करने के लिए तो यहाँ पर एक तरीके का कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और ये मलेशिया और इंडोनेशिया में ऐसा कन्फ्लिक्ट देखने को भी मिला। जो इनिशियल स्टेट है वो सपोर्ट करेगा कि यहाँ पर मेजर ऑयल प्लांटेशन हो, ठीक है। जब वहाँ पर पाम की प्लांटेशन होगी तो उसकी वजह से जो वहाँ पर बेसिकली उगता है, जैसे वो सूट करता है जिस क्रॉप को, तो वो लोग उगाना बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव मिलेगा। तो उसकी वजह से वहाँ का पूरा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, और ये जो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे ऑफिशियल सेड दैट द पॉलिसी हैज़ बिगन इम्पैक्टिंग द फॉरेस्ट कवर एज फार्मर्स आर्म्ड विद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, क्योंकि फार्मर्स को जब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के द्वारा सपोर्ट मिलेगा तो जो क्या करेंगे, फार्मर्स वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे राइस और मेज़ को हटा के पाम ऑयल उगाने लगेंगे। अब जब वो पाम ऑयल उगाने लगेंगे तो वो लोकल नीड्स को तो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पर ये बोला है जो नॉर्थ ईस्ट है वो ऑयल को कुकिंग के लिए यूज़ ही नहीं करता है। द ऑयल इज़ बीइंग यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज़ फॉर पैकेज्ड फूड एंड मेडिसिन। तो ऑयल जो यूज़ किया जाता है वो सिर्फ पैकेज फूड एंड मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ पे लोकल नीड ऑयल की है ही नहीं, तो आप वहाँ पर क्यों ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। तो जो करंट इनिशिएटिव ऑफ ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ को इग्नोर करता है। जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज़ हैं जो कि सिट्रस फ्रूट, जो उनका होम है सिट्रस फ्रूट्स हैं। अगर हम सिट्रस फ्रूट्स की वहाँ पर प्रोडक्शन ख़त्म कर देंगे और पाम ऑयल की प्रोडक्शन करेंगे तो ये जो बर्ड की स्पीसीज़ है उसका भी डिक्लिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर लगभग 51 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, और ये सारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी अगर हम वहाँ पर ऑयल पाम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो पाम ऑयल होते हैं, अगर ग्लोबल पाम ऑयल के प्राइसेस में कुछ भी वेरिएशन आएगा तो जो हाउस होल्ड्स नॉर्थ ईस्ट में जो पाम ऑयल के प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट होंगे वो वल्नरेबल हो जाएंगे ग्लोबल प्राइसेस को लेकर। तो यहाँ पर सरकार को उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो इन अदर वर्ड्स इस एग्रीकल्चर शिफ्ट से सेल्फ सस्टेनिंग एग्रीकल्चर हम नहीं कर पाएंगे, और जो भी कम्युनिटीज़ होंगी वो वल्नरेबल हो जाएंगी टू द ग्लोबल पाम ऑयल प्राइसेस। ऑथर ने बोला जो इंडोनेशिया श्रीलंका है वो तो अब ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम पाम ट्री प्लांटेशन को कम करें। जैसे कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि जो भी ऑयल पाम प्लांट्स हैं उनको हम अप्रूव करेंगे, उनको हटाने की कोशिश करेंगे इन अ फेज्ड मैनर। तो ऑयल प्रोडक्शन डिस्पाइट ट्रेडिशनल ऑयल सीड्स बीइंग यूज्ड बाय द फैमिलीज फॉर डेली कंजम्पशन। तो हमारे यहाँ पाम ऑयल प्रोडक्शन तो कभी यूज़ ही नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो यूज़ किया जाता था वो ट्रेडिशनल ऑयल सीड्स को किया जाता था। द इंक्रीजिंग फोकस ऑन पाम ऑयल, अगर हम पाम ऑयल पे फोकस करेंगे तो इसकी वजह से हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा जो हमारे रेनफेड ऑयल सीड्स हैं जैसे कि ग्राउंडनट सीड, रेप सीड। तो हमें ये नहीं करना है। जो भी लोकल क्लाइमेट को फोकस कर रहा है और जो भी लोकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स हो हमें उन्हीं को उगाना चाहिए ताकि वो लोकल नीड्स को फुलफिल कर पाएँ और जो वहाँ की कम्युनिटी है वो सेल्फ रिलायंट बन पाए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है जो चाइना है वो 3 मिसाइल सिलो फील्ड्स बना रहा है, एक यूमेन में गांसू प्रोविंस में, एक हामी में जिनजियांग प्रोविंस में, और एक हैंगन बैनर ऑर्डो सिटी इनर मंगोलिया। तो अगर चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो लगभग 120 मिसाइल सिलोज यूमेन में कर रहा है, 110 हामी में कर रहा है, 29 हैंगन बैनर फील्ड में कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि चाइना अपना मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। चाइना के पास लगभग अभी 20 मिसाइल सिलोज हैं, और जब चाइना के मिसाइल प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग चाइना के पास 250 से 270 न्यू मिसाइल सिलोज होंगे। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? तो 3 रीज़न ऑथर ने बताया। सबसे पहला रीज़न ये, चाइना अपना लॉन्च एंड वार्निंग न्यूक्लियर पोस्चर को की तरफ जाना चाहता है। तो अब लॉन्च एंड वार्निंग का ये मतलब होता है कि कभी भी कोई भी एडवर्सरी अगर कोई भी मिसाइल छोड़ेगा तो LOW रेफर्स टू अ लॉन्च एट एन एडवर्सरी ऑन डिटेक्शन ऑफ एन इनकमिंग मिसाइल। तो जैसे ही इनकमिंग मिसाइल डिटेक्ट होगा तो वो चाइना की धरती पे पहुंचे उससे पहले ही जो एडवर्सरी मिसाइल
जो होगा उसको टारगेट के हिट करने से पहले जो चाइना होगा वो उसकी जो मिसाइल होगा उसे ख़त्म कर देगा। तो लो रेफर्स टू अ लॉन्च एट एन एडवर्सरी ऑन डिटेक्शन ऑफ एन इनकमिंग मिसाइल बिफोर द एडवर्सरीज मिसाइल हिट्स इट्स टारगेट। तो जब तक एडवर्सरी की मिसाइल टारगेट को हिट करेगी उससे पहले जो LOW होगा उस मिसाइल को खत्म कर देगा। तो फर्स्ट सम चाइनीज पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव दिस कुड बी चाइनाज अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड्स अ लॉन्च एंड वार्निंग न्यूक्लियर पोस्चर। तो यहाँ पर चाइना लॉन्च एंड वार्निंग न्यूक्लियर पोस्चर की तरफ मूव करना चाहता है। इसके अलावा जो LOW पोस्चर है तो चाइना वुड हैव टू मेट अ फ्यू वॉरहेड विद मिसाइल्स। तो इसकी वजह से अब जब चाइना लॉन्च एंड वार्निंग पोस्चर को अचीव करना चाहता है तो चाइना अपने मिसाइल्स को हमेशा अलर्ट स्टेटस पे रखेगा, जबकि अभी तक चाइना जो मिसाइल्स अपनी अलर्ट स्टेटस पे नहीं रखता वो उनको डी अलर्टेड स्टेटस पे रखता। लेकिन अब इस प्रोग्राम के अंदर चाइना अपनी मिसाइल्स को अलर्ट स्टेटस पर रखेगा और एडवर्सरी मिसाइल जब तक टारगेट को हिट करे उससे पहले जो चाइना की मिसाइल होगी वो रिटेलिएट करके उस मिसाइल को ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर अलर्ट स्टेटस पर रखेगा। इसके अलावा लो ऑन वार्निंग पोस्चर को चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अचीव कर ले। इसके अलावा दूसरा रीज़न ऑथर ने बोला है इट एनेबल्स चाइना टू अचीव इट्स गोल ऑफ इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक पाइल। तो जो चाइना की न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक पाइल है वो लगभग अभी चाइना के पास अराउंड 350 हैं, ठीक है। इसके बाद चाइना के पास और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चाइना है अराउंड 150 लैंड बेस, तो लगभग 150 लैंड बेस मिसाइल्स है, 180-190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। और इसके बाद जो काउंट होगा वो 410 से लेकर 440 हो जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा काउंट हो जाएगा। और थर्ड है चाइना वरीज अबाउट द इंप्रूवमेंट्स इन यूएस। अब चाइना को डर लगता है जैसे यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में काफ़ी अच्छा हो रहा है। इसके अलावा स्ट्राइक वेपन्स जो USA के पास काफ़ी अच्छे हैं, तो चाइना को अपना न्यूक्लियर डेटरेंस करना है, इसलिए चाइना ऐसा कर रहा है। अब लास्ट बात ये है, चाइना को बोला गया है कि आप न्यू स्टार्ट ट्रीटी को ज्वाइन कर लो। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है कि इसमें अभी सिर्फ 2 ही मेंबर्स है, US और रशिया। तो इसमें ये बात की गई कि चाइना को भी ज्वाइन करवा देती हैं कि चाइना भी अपनी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी में आ जाए और वो आर्म्स का ये जो मैन्युफैक्चरिंग करा उसे करना बंद कर दे। लेकिन चाइना ने मना कर दिया ज्वाइन करने से। चाइना ने बोला हम ये कोई न्यू स्टार्ट ट्रीटी नहीं ज्वाइन कर रहा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हरियाणा ने एक बिल पास किया, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट टिल 2021। इससे क्या करेगा, जो हरियाणा है वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा कि एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है वो आसानी से हो सके, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकें। अब इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को डाइल्यूट किया गया, जैसे कि न्यू लॉ में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उन प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाल दिया गया कि उनमें लैंड ओनर्स की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि सेंट्रल लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे सेंट्रल लैंड एक्विजिशन एक्ट भी और स्टेट्स के भी हैं। तो स्टेट्स ने कुछ प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोशल असेसमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लैंड ओनर्स की कंसेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बोला गया कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत नहीं। इसमें जो प्रोजेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है, या तो रूरल में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ज़रूरत है, अफोर्डेबल हाउसिंग, या तो क्लाइमेट से जो भी लोग इम्पैक्ट हुए हैं उसके लिए रिहेबिलिटेशन करना हो, तो यहाँ पर यह बोला गया कि इनमें जो भी कंसेंट है लैंड ओनर्स की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर द सेंट्रल एक्ट, अगर सेंट्रल एक्ट में ये है जो भी PPP प्रोजेक्ट्स होंगे, पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें लगभग 70% जो अफेक्टेड फैमिलीज होंगे उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन जो स्टेट ने एक्ट पास किया उसमें इन्होंने ये बोला कि किसी के भी कंसेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक नया सेक्शन ऐड किया गया 31A, जिसमें ये बोला गया कि रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट के बजाय एक लमसम अमाउंट भी दिया जा सकता है, जो कि 50% होगा ऑफ द कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की बजाय कॉम्पनसेशन अमाउंट देने की बात की गई है। इसके अलावा जो कलेक्टर होगा वही डिटरमाइन करेगा कि कितनी कॉम्पनसेशन ठीक है, और एक बार उसने कॉम्पनसेशन बता दी तो वही उसको दे दी जाएगी, अगर सेटिस्फाइड हैं सारे पर्सन्स कि हाँ ये दे देनी चाहिए। द न्यू प्रोविजंस इन द बिल। इसके अलावा बिल में जो न्यू प्रोविजन है, पहले ये होता था कि एक बार ये बोल दिया गया कि ठीक है ये लैंड आपका ले लिया गया, उसके बाद भी लोगों को 48 घंटे दिए जाते थे खाली करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि आपको तुरंत खाली करना पड़ेगा, कोई भी 48 घंटे नहीं मिलेंगे। तो द न्यू प्रोविजंस इन द बिल सीक टू डू अवे विद द कंडीशन ऑफ 48 आवर प्रायर नोटिस टू द ऑक्यूपेंट्स। तो यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, एक बार डिसाइड हो गया तो बस आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू एक्वायर। अब यहाँ पर ये बोला गया कि अमेंडमेंट्स जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो कभी भी किसी प्राइवेट को लैंड नहीं देंगे। अगर गवर्नमेंट लैंड ले भी रही है तो वो गवर्नमेंट के हाथों में ही रहेगा, वो गवर्नमेंट की ओनरशिप ही रहेगी। और यहाँ पर ये भी बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा जो लीनर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रेलवेज, मेट्रो रेल, हाईवेज, इनके अपने नॉर्म्स होते हैं। इनमें लैंड रिक्वायर्ड होगा तो एक लाइन से ही रिक्वायर्ड होगा ना, ये तो नहीं कि मेट्रो के आसपास के जो लैंड है वो तो लेना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये बोला गया तो इसमें ये कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे स्कूल का प्रोजेक्ट किसी जगह पर लोग नहीं मान रहे तो आपने दूसरी जगह बना दिया, लेकिन जो मेट्रो है वो तो जिस लाइन से जाएगा उसी लाइन से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने बोला है कि हमें डेवलपमेंट को पेश करना था, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो आपको कुछ प्रोविजन पता होनी चाहिए। इसमें पहला प्रोविजन क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और लैंड ओनर का कंसेंट खत्म कर दिया गया है। ऑक्यूपेंट्स को 48 घंटे का नोटिस नहीं दिया जाएगा, एक बार बोल दिया कि आपको बाहर जाना है तो आपको बाहर जाना है अपने घर छोड़ के। इसके अलावा जो सेक्शन 31A है
उसमें कलेक्टर डिसाइड करेगा कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की बजाय कितना लमसम अमाउंट दिया जा सकता है, और अगर सारे लोग उससे एग्री करेंगे तो वो कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो चाइना के प्रेसिडेंट की आइडियोलॉजी है वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएगी, ताकि आगे वाले बच्चे भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की उसकी बात मानते रहे, उसके अधीन रहे, कभी भी कोई प्रोटेस्ट ना करे। तो चाइना विल इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंट जी जिनपिंग्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन इट्स नेशनल करिकुलम। तो नेशनल करिकुलम में अब चाइना के जो प्रेसिडेंट उनकी आइडियोलॉजी बच्चों को पढ़ाई जाएगी, ताकि बच्चे हमेशा से उस आइडियोलॉजी को माने और कभी भी कोई भी उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करे। अब यूएस ने ये बोला है, जो चाइना बुली करता है अपने आसपास के स्टेट्स कंट्रीज़ को, तो अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि हैरिस सेड देयर वाज अ नीड टू माउंट प्रेशर ऑन द चाइना, कि यहाँ पर ज़रूरत है चाइना के ऊपर प्रेशर किया जाए, जो भी वो मैरीटाइम क्लेम्स करता है चाइना में कि साउथ चाइना सी में उसकी सॉवरेनिटी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूएस यहाँ के सारे एलाइज हैं जो वियतनाम जैसे कंट्रीज़, उनको हमेशा सपोर्ट करेगा। तो यूएस ने अपना सपोर्ट यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात की है। और हम आगे चलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने वेंसडे को ये बोला है जो फैमिली पेंशन है बैंक एम्प्लॉयज़ की, वो लगभग 30% कर दी जाएगी ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। इसके अलावा जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% कर दिया गया, जो कि पहले 10% था। तो गवर्नमेंट ने वेंसडे को ये अनाउंस किया जो फैमिली पेंशन होगी बैंक एम्प्लॉयज़ की वो 30% हो जाएगी लास्ट ड्रॉन सैलरी की। इसके अलावा जो न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 14% कर दिया गया। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला जो बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, भले ही गवर्नमेंट उनका डिसइन्वेस्टमेंट ये प्राइवेटाइजेशन करे, लेकिन कभी भी इन सेक्टर्स को फुली एग्जिट नहीं करेगा। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स माने गए हैं बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर, और वहाँ से गवर्नमेंट पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं हटेगा, वहाँ पर अपनी मिनिमम प्रेजेंस तो बनाकर ही रखेगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर टोकनाइजेशन है। तो टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स है उनकी जगह एक ऑल्टरनेट कोड आ जाए जिसको टोकन बोला जाता है। बेसिकली इसीलिए कि जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ भी बाय करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स ना डालें, बल्कि आप अगर ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स डालें तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक टोकन मिल जाएगी। आप आगे से उस टोकन को यूज़ करें कि जो आपकी डिटेल्स है वो सेफ रहें और कोई भी आकर हैकर अगर हैक करे तो कभी भी उसका यूज़ ना कर सके। तो टोकनाइजेशन रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स। जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स होंगी उसे एक ऑल्टरनेट कोड से रिप्लेस कर दिया जाएगा जिसे कि टोकन बोलते हैं। और टोकनाइज कार्ड ट्रांजेक्शन, तो अब जो टोकनाइज कार्ड ट्रांजेक्शन होगी वो ज़्यादा सेफर होगी क्योंकि एक्चुअल कार्ड डिटेल्स वहाँ पर नहीं शेयर की जाएंगी। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।